हेलो बच्चों। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे अपने को पढ़ना है, सब कुछ आज अपने देखेंगे एक बार। ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना। बिल्कुल यूं मान के चलते हैं अपन कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं नॉलेज है, मुझे आपको बताना है बहुत कुछ। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जीरो से स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। कि अब देखो केमिस्ट्री आपने कब पढ़ी होगी, 11th 12th में पढ़ी होगी, उसके बाद में बीएससी में पढ़ी होगी। ठीक है। अब इसके साथ स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात। किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आएंगे। तो ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं उनकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले टू टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से? एक तो ओपन चैन, ओपन चैन। और दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं साइक्लिक। कौन से होते हैं? साइक्लिक। ठीक है। या क्लोज चैन। या होते हैं क्लोज चैन। ठीक है। या इनको बोल सकते हैं एसाइक्लिक भी। एसाइक्लिक। ठीक है। अब एसाइक्लिक कौन से होते हैं और साइक्लिक कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखो, ये एक एग्जांपल मैंने लिखा, CH3 CH2 CH2 CH3 की चार कार्बन की एक चेन है। ठीक है। अब ये क्या है? सारे ओपन चेन। कोई इसमें ऐसे तो नहीं है ना कोई रिंग बन रही है या इसको मैंने यहाँ से जोड़ के रिंग बना दिया, नहीं, ये है ओपन चेन। तो एक तो इस टाइप के कंपाउंड होंगे जैसे CH3 ये भी क्या है? ओपन चेन। या ऐसे इसके साथ ऐसे लिख लिया CH3CH, ये CH3, ये CH, ये CH3, या ये CH3, ये सारे क्या है? ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या है? सारे ओपन चेन कंपाउंड, या फिर इनको बोल सकते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। अब दूसरी टाइप के जो कंपाउंड है, सेकंड टाइप के, वो होते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन। ठीक है। अब देखो, साइक्लिक या क्लोज चेन है तो वो भी दो टाइप के होते हैं। साइक्लिक या क्लोज चेन वो भी टू टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं अपन होमोसाइक्लिक। जो फर्स्ट टाइप के होते हैं वो कौन से होते हैं? होमोसाइक्लिक। ठीक है। अब इसके साथ दूसरे टाइप के जो होते हैं सेकंड, वो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। वो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि होमो का मतलब क्या होता है और हेट्रो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, सेम टाइप। होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, सेम टाइप। होमो साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो, जैसे हेट्रो से, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। कि दो टाइप के हेट्रो, कि सेम एटम ना हो, अलग अलग एटम हो। कि जैसे कार्बन नाइट्रोजन, कोई एक हेट्रो एटम आ जाए। ठीक है। उसको बोलते हैं हेट्रो। और साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड। तो जैसे मैं सबसे पहले मैंने यहाँ एक लिखा, ये देखो मैंने एक 4 मेंबर रिंग बनाई है। ठीक है भैया। ये एक 4 मेंबर रिंग है। तो इसको मैं थोड़ा सा यूं लिखूंगा समझाने के लिए आपको। ये क्या है? CH2। ये भी क्या है? CH2। ये भी क्या है? CH2। ये भी क्या है? CH2। ठीक है। तो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन ने दो तो बॉन्ड बना लिए, दो इसके साथ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये कार्बन अगले कार्बन से कनेक्ट है, ये अगले कार्बन से कनेक्ट है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन और ये कार्बन। ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है खास बात है होमोसाइक्लिक में, ये भी कार्बन, आगे वाला भी कार्बन, इससे आगे गए तो भी कार्बन, इससे आगे गए तो भी कार्बन, इससे आगे गए कार्बन कार्बन। कितनी भी बड़ी रिंग बन जाए, ठीक है, कितनी भी बड़ी एक क्लोज चेन बन जाए, पर सारे एटम उसमें क्या होना चाहिए? जो कनेक्ट हो रहे हैं, कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ये सारे एटम कौन से? एक जैसे हैं, तो इनको क्या बोल दिया? होमोसाइक्लिक। ठीक है। अब ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो, हेट्रो का मतलब दो अलग अलग एटम होने चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहां मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। ठीक है। यहां बीच में क्या लिख दिया मैंने? नाइट्रोजन एटम। ठीक है। अब देखो, ये कार्बन, ये इसको मैं ओपन करके ऐसे लिख लूं, कार्बन, इससे आगे फिर कार्बन, ये फिर कार्बन, इस साइड में भी कार्बन, और ये मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। अब देखो कि कार्बन की कंटिन्यूटी यहाँ है क्या? कार्बन कार्बन यहां तक तो है, फिर आगे चलते हैं तो क्या आ गया? एक नाइट्रोजन एटम आ गया। क्या आ गया? नाइट्रोजन एटम। इसका मतलब ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कि कोई उस साइकिल में एक हेट्रो एटम आ गया तो क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन क्या होगी? कि कार्बन की कंटिन्यूटी इसमें रेगुलर रहती है।
तो इसको होमोसाइक्लिक, कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, कार्बन की जगह क्या आ गया उस रिंग में, कोई एक हेटेरो एटम, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है। अब देखो जो होमोसाइक्लिक होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, कि ये तो सारे कौन से में आते हैं, होमोसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। अब देखो होमोसाइक्लिक का भी टाइप पढ़ते हैं अपन, तो देखो यहाँ देखो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, तो देखना भैया ध्यान से, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें टू टाइप के होते हैं। होमो का मतलब सेम एटम होने चाहिए, साइक्लिक का मतलब साइकिल। तो होमोसाइक्लिक में सबसे पहले बात करते हैं हम एरोमेटिक की, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। अब देखो ये कौन से होते हैं, ये जैसे बेंजीन रिंग है अपने पास, ये क्या है, बेंजीन रिंग, इसको यूं बना लिया अपन ने। तो इसमें देखो ये कार्बन यहां से आगे तो भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इसका मतलब क्या है कि कार्बन की कंटिन्यूटी है इसमें, और ये एरोमेटिक भी है। अब ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रही है, हक्कल रूल। ठीक है, अब हक्कल रूल अपने को आगे पढ़ना है डिटेल में कि कैसे ये एरोमेटिक है। वैसे बेंजीन का आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, वेल नोन एग्जाम्पल है ये बेंजीन का। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके साथ देखो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, इसके अलावा जितने भी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कार्बन की कंटिन्यूटी, जैसे ये है 4 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है। ठीक है, ये सारे कौन से हैं, होमोसाइक्लिक। जैसे इसको यूं भी जोड़ सकते हैं अपन, फ्यूज, ये सारे क्या है, होमोसाइक्लिक, जिसमें क्या हो कि जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, उसके अलावा जितने भी हैं जो एरोमेटिक नहीं होते वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये हो गया। इसके साथ देखो अब दूसरे टाइप के जो होते हैं वो पढ़ते हैं अपन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। भाई क्लोज चेन को डिवाइड किया था ना हमने दो पार्ट में, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक भी देखो फर्दर टू टाइप के होते हैं, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है भैया, देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, की आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता है और आप सीखना चाह रहे हो बस यहाँ से। ठीक है, तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बेंजीन का एग्जांपल लिया था, वो कौन सा था, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। अब देखो इस एक कार्बन की जगह मैंने कर दिया है यहाँ नाइट्रोजन एटम, क्या कर दिया है, नाइट्रोजन एटम। तो पहली चीज तो ये कि होमोसाइक्लिक नहीं रहा, ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये जो पिरिडीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिरिडीन, ये क्या होता है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मैंने आपको बता दिया कि ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, जो हक्कल रूल पढ़ेंगे तब थोड़ा आगे चल के उसमें पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, कि कौन से होते हैं एरोमेटिक, कौन से होते हैं एंटी एरोमेटिक, कौन से होते हैं नॉन एरोमेटिक। तो ये अभी देखो मैंने आपको बताया एरोमेटिक होता है, तो ये कौन सा होगा, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब इसके अलावा दो तीन एग्जाम्पल अपन मैं और बता दूं आपको, कि ये है जैसे, ठीक है, ये है एक एग्जाम्पल, ये है। ठीक है भाई, इनमें जो लोन पेयर होते हैं वो अपन लिख लेंगे। तो देखो पाइरोल, ठीक है, थायोफिन, फ्यूरेन, ये सब भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। कौन से हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि ये क्या करते हैं, हक्केल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जो एलिसाइक्लिक हैं, ठीक है, जो एलिसाइक्लिक, इसके अलावा जितने भी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ कोई भी एटम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन की जगह मैं नाइट्रोजन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सल्फर भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये एरोमेटिक नहीं है, सिर्फ क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। तो इसके अलावा जितने भी ये क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के अलावा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, जो मैंने शुरू में बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के। अब देखो आगे चलते हैं तो थोड़ा सा अपन बात करते हैं चार्ज की, कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या तो अब अपने को पता होना चाहिए कि ये जो है प्लस चार्ज मिलेगा अपने को, या मिलेगा अपने को माइनस चार्ज। ठीक है, या तो मिलेगा अपने को प्लस चार्ज, या मिलेगा अपने को नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके अलावा अपने को एक चीज और मिलेगी, लोन पेयर, एलपी, लोन पेयर। ये ऐसे दिख जाएगा आपको, हंसता वसा लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर। ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की
कमी है इसके पास। और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। और इसी के साथ ये क्या है, लोन पेयर, ये भी नेगेटिव साथ की, नेगेटिव चार्ज के साथ ही मिलेगा आपको लोन पेयर, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो ये तो हो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जिसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये इनकी बात हो गई। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन कितने टाइप के होते हैं, कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है, टर्सरी कार्बन कौन सा होता है, नियो कार्बन कौन सा होता है, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब कौन से होते हैं, बेंजाइलिक कौन सा होता है, एलाइलिक कौन सा होता है, विनाइलिक कौन सा होता है, प्रोपार्गलिक कौन सा होता है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 डिग्री इसके साथ, 2 डिग्री इसके साथ, 3 डिग्री। ठीक है, या इसको बोल दिया अपन ने प्राइमरी, इसको ही बोल दिया सेकेंडरी, इसको बोल दिया टर्सरी। ठीक है, इसके साथ एक और होता है नियो कार्बन, नियो। ठीक है, अभी देखते हैं वो कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई एक कार्बन की चेन है, मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर ली कार्बन की चेन, CH3, CH2, CH, ये CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये CH2, ये CH3, और इससे एक और जोड़ दिया मैंने CH3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने देख लिया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो सब ये कार्बन की वैलेंसी फुल फुल है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है, कि इसका जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री है, कितनी डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी कौन सा है। तो देखो ध्यान से देखना कि जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कि जो ये कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो तो इस एक CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये मत बोल देना कि सर इसमें तो 3 हाइड्रोजन भी हैं, इनकी बात नहीं कर रहे, कि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया, 1 डिग्री, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, 2 डिग्री या सेकेंडरी, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, टर्सरी या 3 डिग्री। तो देखो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बन, या इसको बोल दिया अपन ने प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब इसके साथ जो ये जो कार्बन है CH2 वाला, ये क्या हो गया, 2 डिग्री। कैसे, देखो भैया इस साइड में कार्बन और इस साइड में क्या है, कार्बन, तो 2 डिग्री, इसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन देखो, इस कार्बन में इस साइड में भी कार्बन है और इस साइड में भी कार्बन है और इसके नीचे भी कार्बन है, तो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अब ये नहीं कि इससे आगे और भी कार्बन, उससे कोई मतलब नहीं, अपने को देखना है कि ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, तो इसको बोल दिया 3 डिग्री कार्बन, या इसको बोल दिया टर्सरी कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन जैसे ये CH3 वाला, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री, ये इसको बोल दिया प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब ये देखो ये जो कार्बन है बीच वाला, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है टोटल 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ, तो इसको क्या बोल दिया, नियो कार्बन, नियो कार्बन। अब देखो ये वाला कार्बन जैसे ऊपर एक कार्बन और इस साइड में क्या है, एक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, या बोल दिया इसको सेकेंडरी कार्बन। ये भी कौन सा है, प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी कार्बन। ठीक है भैया, अब आपको समझ में आ गया होगा, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और नियो कार्बन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन अल्फा कार्बन की, बीटा कार्बन की, गामा कार्बन की, डेल्टा कार्बन की। अब देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कब बोलेंगे भाई, इसमें तो नहीं बोल रहे अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री की बात कर रहे थे। तो बेसिकली इनको कब बोला जाता है कि अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कौन सा है, गामा कौन सा है। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। जैसे मैंने एक कार्बन की चेन बनाई, CH3, CH2, 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 और इस पे लगा लिया मैंने C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये पूरा कौन सा ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके रेस्पेक्ट में आप देखेंगे, ये सबसे पास वाला कार्बन, ये कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। इससे थोड़ा दूर गए, दूसरे नंबर का, ये कौन सा हो गया, बीटा कार्बन। इससे और आगे गए तो ये कौन सा हो गया, गामा कार्बन। इससे और आगे गए तो ये कौन सा हो गया, डेल्टा कार्बन। ठीक है भैया, इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप के यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता था। ठीक है,
तो ये एमेन भी हो सकता था, उसके रेस्पेक्ट में चेक करना है अपने को कि ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा की डायरेक्टली अटैच है इस फंक्शनल ग्रुप के। वो तो कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन। उससे पास वाला कौन सा होगा, बीटा। उससे थोड़ा और दूर गए तो गामा। और ये वाला डेल्टा कार्बन। ठीक है भैया, अब इसकी बात हो गई अपने पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा की। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि और कार्बन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये चले अपन यहाँ, तो आगे वाला जो कार्बन है उसकी बात करते हैं अपन। ये हो सकता है कायरल कार्बन। ये सुना है नाम आपने, कायरल कार्बन। ये बेसिकली पूरा का पूरा डिटेल में कहाँ पढ़ा जाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ा जाता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है, कायरल कार्बन, या इसको बोल सकते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कार्बन, इसको क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। अब ये एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कौन सा होता है, तो ध्यान से देखना कि जैसे मैंने ये एक कार्बन, इसके साथ मैंने 4 ग्रुप अटैच किए, तो इसको बोल दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये टोटल 4 टाइप के एटम है, चारों ही एटम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। इसलिए इसको क्या बोल दिया, कायरल कार्बन। ठीक है, अब जैसे ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके ऊपर सारे हेलोजन कौन कौन से अलग अलग हैं, चारों के चारों। ये भी क्या हो गया, कायरल कार्बन। ठीक है, इसको स्टार लगा के भी अपन बता सकते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक टाइप के कार्बन और होते हैं उसकी बात भी करते हैं अपन। अब अपने को कुछ पोजीशन बतानी है। ठीक है, अपने को पोजीशन बतानी है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, ठीक है। अब बेंजाइलिक की बात करें तो देखो, ये अपनी बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये मैंने ग्रुप लगा दिया CH2H, मतलब CH3 ग्रुप। तो देखो इसके साथ जो ये हाइड्रोजन है, एक जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कि बेंजीन रिंग और इसके पास वाला कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब ऐसे ही देखो इसके साथ एक होता है एलाइलिक, एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो ये एक डबल बॉन्ड और इसके साथ CH2H, तो ये क्या हो गया, एलाइलिक हाइड्रोजन। ये एलाइलिक कार्बन है, इसके ऊपर लगा हुआ गया एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऐसे एक होता है इसके साथ विनाइलिक, विनाइलिक। ठीक है, तो विनाइलिक का मतलब होता है कि ये अपने पास जैसे एक एल्किन है CH, इसके साथ जो हाइड्रोजन है कि जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो हो गए टाइप ऑफ कार्बन। ये इतने टाइप के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा बेंजाइलिक कार्बन, एलाइलिक, विनाइलिक, और इसके साथ एक और पढ़ा था अपन ने, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। ठीक है, ये कार्बन हो गया। चलो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं अपन। कोई भी अपने पास जैसे ये है RX+Y, ये मिलके क्या बना रहे हैं, RY+X, यहां से निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपने पास है, ये तो क्या है, सबस्ट्रेट। ये क्या है, सबस्ट्रेट। और ये जो Y है, ये क्या है, रिएजेंट, या बोल सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, बन गया इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपने को पता होना चाहिए कि जो रिएजेंट है, क्या अटैकिंग रिएजेंट, वो क्या होते हैं, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, एक स्पीसीज, उसके ऊपर रिएजेंट क्या करता है, अटैक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए अटैकिंग स्पीसीज, रिएजेंट। अब जो रिएजेंट है वो होते हैं दो टाइप के हैं, दो टाइप के, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल और होता है न्यूक्लियोफाइल। जिनको अपन इलेक्ट्रोफाइल को लिखते हैं E+ से, और न्यूक्लियोफाइल को लिखते हैं Nu- से। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है
उसका मतलब क्या होता है, देखो प्लस चार्ज जहां था मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और माइनस चार्ज का मतलब क्या था, रिच स्पीसीज। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस रिच, रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, अब ये तो इसकी बात होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। यह बोल सकते हैं कि जितने भी प्लस चार्ज वाले होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और जो माइनस चार्ज वाले होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल, या जिनके ऊपर लोन पेयर हो वो भी क्या होंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, चलो अब देखो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो वो कैसे कंप्लीट होगी, कुछ स्टेप उसमें होंगे, उनको अपने को समझना है। जैसे मैंने ये अपना एक सबस्ट्रेट लिख लिया, ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट मैंने यहाँ पे अब आपको देखना है कि ये कंप्लीट प्रोडक्ट में कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, कौन कौन से स्टेप इसमें काम आएंगे। तो देखो अभी देखो आपको नहीं पता है कि इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, पर आपको बता देता हूँ, इसका लगता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में शिफ्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट होंगे तो ये ऐसे से बन जाएगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ये वाला। ठीक है, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, तो यहाँ तो प्लस चार्ज, और ये हो गया CH3 ग्रुप। ठीक है, ये जो प्लस चार्ज है जनरेट हो गया इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो ऐसा कैसे हो गया, तो पहले बात करते हैं इसमें कि पहला स्टेप कौन सा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड करेगा इस ग्रुप के ऊपर कि ये ग्रुप आगे की तरफ शिफ्ट करेगा या अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो दो टाइप के होते हैं, या तो डोनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया भाई, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा, तो किस टाइप का क्लीवेज हुआ, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक। तो जैसे यहाँ तो कौन सा हो रहा है, प्लस माइनस चार्ज बनता है वहाँ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और जैसे रेडिकल बनता है वहां क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो अभी तो ये है होमो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया, अब बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो ये क्या एक चार्ज स्पीसीज बन गई, क्या बन गई, चार्ज स्पीसीज। अब जो चार्ज स्पीसीज बनी है उसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट। और कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो चार्ज में, चार्ज की फॉर्म में रहता है, उसका मतलब अनस्टेबल फॉर्म में है या रिएक्टिव फॉर्म में है। तो जो जितने भी इंटरमीडिएट वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। अब आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट बनता है लास्ट में प्रोडक्ट, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता। इसका मतलब सारे कंपाउंड क्या चाहते हैं, अपना चार्ज दूर करना। तो चार्ज, अब प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो इसका ये प्लस चार्ज दूर कैसे होगा, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन लेने वाले इसको मिल जाएगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ये क्या हो गया अपने पास, इंटरमीडिएट जो होते हैं हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे यहाँ तो बन गया कार्बोकेटाइन, ऐसे बन सकते हैं, नेगेटिव बनेगा तो कार्बेनाइन, या बनेगा फ्री रेडिकल, या बेंजाइन, या नाइट्रीन। इस टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं जो अपने को फिर पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट है ये रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, ये क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन देंगे। तो कौन सी रिएक्शन देंगे, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। तो देखो पहला स्टेप कौन सा होया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा होया, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज। अब तीसरा जो स्टेप है वो कौन सा हो गया, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। और जो लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है वो कौन सा हो गया, टाइप ऑफ रिएक्शन, कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिल एडिशन है, ये क्या होगी, टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये चार स्टेप होंगे। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये बेसिकली पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, हाइपर कॉन्जुगेशन का, रेजोनेंस का, ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही इनकी एप्लीकेशन आएंगी, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। ठीक है, तो ये सब अपने को पढ़ना है। उसके बाद में बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप से होता है, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, और टाइप ऑफ इंटरमीडिएट जिसमें सारे इंटरमीडिएट अपने पढ़ लेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन होती है, वो सारी उसमें पढ़नी है अपने को। तो ऐसे मिला के ये कंप्लीट है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, इसको कंप्लीट करते ही अपना क्या हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश। इसके साथ थोड़ा एक एडिशनल जो वीडियो वो होगा स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ये अपने को पढ़ना है। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है टू टाइप का, या तो परमानेंट या होता है टेम्परेरी, ठीक है। या तो परमानेंट या होता है टेम्परेरी। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ आसान सा, जिससे क्या है थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि परमानेंट का मतलब क्या है और टेम्परेरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोग आईआईटी जेएम की कोचिंग कर रहे हो या सीएसआईआर की कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। तो तीन कोई दोस्त हैं, वो आए पढ़ाई करने, ठीक है। जहां भी उनको कोचिंग वोचिंग करनी थी वहां आए अपनी कोचिंग लेने, ठीक है। तो जैसे आईआईटी जेएम की कोचिंग करने आए, ठीक है। अब तीन लोग हैं, ठीक है। एक तो राधे है, ठीक है। एक श्याम है, ठीक है। एक गोपाल है, ठीक है। या राम श्याम गोपाल बोल लो, तीन जन है ये कोचिंग करने आए अपनी। तो क्या हुआ देखना, ये आए सबसे पहले इन्होंने जहां भी कोचिंग करनी थी एक रूम वूम ले लिया, हॉस्टल ले लिया, पीजी ले लिया, वहां रहने लगे, ठीक है। अब इनका कोचिंग का जो भी टाइम होता है उसके बाद में ये अपने रूम पे आके या हॉस्टल में आके जहां भी रहते हैं वहां पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो राम जो है वो इन सब में सबसे ज्यादा सिंसियर है, कि राम जो सबसे ज्यादा सिंसियर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है कि मैं मुझे तो इस साल ही आईआईटी जेएम क्रैक करना है और किसी अच्छी सी आईआईटी में जाके ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जो श्याम है वो थोड़ा कम सीरियस है पढ़ाई के लिए, है तो सही पर कम है, ठीक है। और ये जो गोपाल है इसको पढ़ाई से ज्यादा मतलब ही नहीं है, ये क्या करता है कि सिलेक्शन होगा तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, एंजॉय तो हो ही जाएगा, यहाँ घूम फिर लेंगे, ठीक है। इसलिए आ गया। अब क्या हुआ कि ये तो एक रूम में रहते हैं राम और श्याम तो, और ये अलग रूम में रहता है जो इनका दोस्त है, ठीक है। तो जैसे ही ये लोग कोचिंग से आए तो गोपाल इनके रूम में आया और बोलता है कि चलो यार दोनों, राम और श्याम, अपन तो किसी शॉपिंग मॉल में चलते हैं, थोड़ा नए नए आए हैं कोचिंग करने, वहां देख के आते हैं कि सिटी में क्या है शॉपिंग मॉल में, थोड़ा शॉपिंग करने का। तो क्या हुआ, राम तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा यार शॉपिंग करने, तुम चले जाओ, मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है। श्याम बोलता है चल मैं चलता हूँ, मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा, मैं चलता हूँ। तो ये इसके साथ चला गया गोपाल के साथ, पहले दिन की बात हुई। अब अगले दिन फिर ये वापस आ गए रूम पे, सो सा गए, अगले दिन कोचिंग चले गए, उसके बाद फिर ये गोपाल इनके रूम पे आ गया कि चलो यार दोनों अपन तो कहीं सिनेमा चलते हैं, नई मूवी रिलीज हुई है वो देखने चलते हैं। तो राम बोलता है नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा यार देखने, मुझे पढ़ाई करनी है, कोचिंग का डीपीपी मिला है, क्वेश्चन व्यूशन मिले हैं वो सोल्व करने हैं, मैं नहीं जाऊंगा। श्याम बोलता है चल मैं चलता हूँ यार, मेरा फेवरेट भी है वो मूवी वाला, तो मैं देख के आता हूँ। तो ये शाम फिर दूसरे दिन भी चला गया उसके साथ, ठीक है। अब ऐसे करते करते फिर तीसरे दिन फिर आया गोपाल इनके रूम में कि चल यार आज तो गार्डन में चलते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये राम बोलता है नहीं नहीं यार मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। श्याम फिर चला गया इसके साथ, तो 3 दिन हो गए रेगुलर। 3 दिन से आपको ये चीज एक कॉमन है कि राम तो अपनी पढ़ाई कर रहा है कंटिन्यू, और ये जो श्याम इसके साथ उठ के चला गया, अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अब जैसे ही चौथे दिन श्याम के पापा आ गए, वो श्याम जो है इसके फादर आ गए यहाँ पे जहाँ ये रहते हैं। अब इसके पापा आ गए तो बोलते हैं कि अब पापा के आते ही श्याम क्या हुआ, बिल्कुल अपने रूम में किताब विताबें फैलाई, बुक्स और सारे नोट्स वोट्स ले आया, पढ़ाई करने लग गया। राम तो अपनी पढ़ाई कर ही रहा था और श्याम ने भी अपने रूम पे चारों तरफ की पापा को ऐसे दिखने में लगे कि पढ़ाई कर रहा है बेटा, ये पढ़ाई करने लग गया। अब इसके पापा 2 दिन तक तो रुके यहाँ, ठीक है। अब 2 दिन तक रुके, उसके बाद में 2 दिन बाद में तो जाना था उनको, चले गए वापस। अब 2 दिन बाद में वापस चले गए, तो फिर वापस इसने क्या किया, अपनी बुक्स वापस एक जगह कर दी इकट्ठी, फिर गोपाल के साथ घूमने चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राम जो है वो तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आया तो पढ़ाई करी। जैसे श्याम के पापा आए तो श्याम के पापा, श्याम जो है वो रिएक्शन नहीं दे रहा था, इसका मतलब श्याम के पापा उसके लिए क्या है, रिएजेंट। वो जैसे ही आते हैं तब तो ये श्याम रिएक्शन करना स्टार्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। तो ये कोई टेम्परेरी सा काम हो गया इसका शाम का, तो कि ये पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, या रिएक्शन देगा नहीं देगा। ये तो रिएक्शन कब देगा, कि जब कोई रिएजेंट आएगा, कि कोई रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं देगा। और जो राम है वो क्या है, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो ये कंटिन्यू रिएक्शन देता है, कि ये जो है परमानेंट इफेक्ट है एक राम का, कि ये तो पढ़ाई करेगा ही करेगा। अब देखो बात करते हैं अपन परमानेंट और टेम्परेरी की, कि कौन कौन सा तो आएगा परमानेंट में इफेक्ट और कौन सा आएगा टेम्परेरी में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले परमानेंट में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरा जो है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा जो होता है वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस इसके अलावा देखो जो टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब श्याम वाला, वो होता है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रोमेरिक की बात कर लेते हैं छोटा सा, कि जैसे ये है अपने पास कोई भी सबस्ट्रेट ए और बी। ठीक है, अभी अपने को नहीं पता है किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है किसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, पर यहाँ कोई भी मैंने रिएजेंट रखा, रिएजेंट, उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, अब इसकी तरफ ये शिफ्ट हो गए, तो इस पे चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, प्लस, और यहाँ इस बी के ऊपर हो गया माइनस चार्ज जनरेट। ठीक है, जैसे ही मैं इस रिएजेंट को हटा लेता हूँ तो ये वापस इस सोर्स में अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ये जो है रिएक्शन देने के लिए क्या चाहिए, कोई रिएजेंट चाहिए। तो ये तो कौन सा है, टेम्परेरी इफेक्ट। अब देखो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब ये CH3 CH2, इसको बोल दिया CH2, और इसके आगे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये जैसे एल्केन बना लिया मैंने। ठीक है, अब बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगा ही होगा, यहाँ किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है पूरी कार्बन की चैन, इसका क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट। अभी अपने को प्लस आई माइनस आई का नहीं पता है, पर मैं आपको बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा, ये प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, या एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं अपन। ठीक है, या पहले इसको देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन स्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं बेसिकली। अब हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं अपन कार्बोकेटाइन का, फ्री रेडिकल का और एल्केन का। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ जैसे कार्बोकेटाइन की, तो ये CH3 और ये CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, ये कौन सा है, कार्बोकेटाइन। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में बताने होते हैं हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो कार्बन है कार्बोकेटाइन वाला, इससे पास वाला ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, कि ये जो हाइड्रोजन, इनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके लिए किसी की जरूरत थोड़ी पड़ी मुझे, किसी रिएजेंट की जरूरत थोड़ी पड़ी, कि रिएजेंट आएगा तब ये बताएगा कि नहीं मेरे पास 3 है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं ना। अब ऐसे ही देखो सिंपल सा, कि ये जो अपने पास है बेंजीन रिंग, ये बनाई मैंने बेंजीन रिंग। ठीक है, अब बेंजीन रिंग आपने देखी होगी, ऐसी भी होती है और यूं भी बना रखी होगी, या आप लोग खुद ही कई बार बना लेते हो, दोनों टाइप की। भाई ये बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ कोई रीजेंट आएगा तब थोड़ी ना ऐसा बनेगा, इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर ही रहे हैं, ये बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। अब देखो इसके साथ इसको मैं यू बना दूं, या बहुत सारी जगह आपको ऐसा ही दिखेगा, ये गोल गोल। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे डबल बॉन्ड है, तीनों के तीनों डबल बॉन्ड, वो आपस में कॉन्जुगेटेड है, घूम रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं पूरी रिंग में। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस। ठीक है, तो ये अपना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आगे डिटेल में अपने को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही अपना इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों है, क्योंकि इसके थ्रू अपने को पता लगता है कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, ठीक है, या एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन, बेसिक नेचर कंपाउंड की क्या होगी, उसके साथ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक है, इन सब की स्टेबिलिटी इनके थ्रू पता लगती है, और भी इसके खूब सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।